अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, चार खबरें हैं, चारों की चारों खबरें सुप्रीम कोर्ट के मामला से जुड़ी हैं। एक तो हम बात करेंगे आईनी बेंचेस के क़याम के हवाले से कि कौन कौन से जजेस जो हैं वो आईनी बेंच में शामिल करने के हवाले से बातचीत चल रही है या मामला चल रहे हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ने खबर की तस्दीक कर दी है, इस पर भी हम बात करेंगे। और 6 जजेस का खत, उस खत पे एक डेवलपमेंट हुई है, उसकी डिटेल भी बिलावत में आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ है, मुल्क भर में पोलिंग हुई है। अब तक के नताइज के मुताबिक किसका पलड़ा भारी है? हामिद खान ग्रुप लीड ले रहा है या फिर आसमा जहांगीर ग्रुप ने क्लीन स्वीप कर दिया है और आगे निकल गया है आसमा जहांगीर का ग्रुप? तो प्रोग्राम में हमारे साथ जनाब जानजेब अब्बासी साहब मौजूद हैं। भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो आप सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के हवाले से बताएं कि जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें कौन आगे जा रहा है? शुक्रिया इमरान वसीम। एक तो जो मेन पोलिंग स्टेशन है वो तो है लाहौर का, और लाहौर का रिज़ल्ट ही वहीं से ही क्लियर होता है कि कौन सी ग्रुप जो है वो किधर जा रहा है। लेकिन अब तक जो छोटे स्टेशन हैं जैसे बन्नू, DI खान, यहाँ से बहावल नगर, यहाँ से इतलात आ रही हैं कि हामिद खान साहब DI खान यहाँ से खबर ये आ रही है कि हामिद खान साहब का ग्रुप जो है वो जीत रहा है। आसमा जहांगीर का ग्रुप जीत रहा है। हाँ, आसमा जहांगीर साहब का ग्रुप जीत रहा है। और जो इस्लामाबाद का, जहाँ पे इस वक्त हम बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में, यहाँ पे अभी वोटिंग का जो गिनती का अमल है वो जारी है। सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ था, बीच में एक मरतबा खाने का वक्फा किया गया। 5 बजे वोटिंग जो है वो ख़त्म हुई। 682 तकरीबन वोट जो हैं वो अब तक इस मामले के ऊपर कास्ट हुए हैं। तो मुकाबला जो है वो यहाँ पर भी जान से नेक टू नेक मुकाबला है। यहाँ पर भी जो अब तक मतलब 682 वोट कास्ट हुए हैं और अब तक के जो नताइज हैं, जो 100 वोट कास्ट कर लिए गए हैं उसमें 57 तो आसमा जहांगीर ग्रुप के हैं और दूसरे ग्रुप के कोई 34-35 नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी फिलहाल जो इब्तदाई तौर पे जो रिजल्ट आया है उसमें आसमा जहांगीर ग्रुप जो है वो लीड कर रहा है, आगे है हामिद खान ग्रुप से। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि डिसाइसिव जो है वो लाहौर होगा। लेकिन जो हमने दोनों ग्रुप्स की जो वाइब्स ली हैं, जो उनके थॉट्स हम हासिल करने में कामयाब हुए हैं, तो इसमें यह बताया गया है कि कराची में, क्वेटा में काकड़ साहब के जीतने का इम्कान मौजूद है। लेकिन कराची में बड़ा सख्त मुकाबला जैसे आप कह रहे हैं, और अपना आसमा जहांगीर ग्रुप को यह खदशा है कि वहां पर हम कुछ वोटों से मतलब हार भी सकते हैं, कुछ वोटों से जीत भी सकते हैं। लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि अगर हम कराची से हार गए तो इंटीरियर सिंध से हमको जो वहां पर बाकी पोलिंग स्टेशन हैं जैसे हैदराबाद है, सखर है, वहां से हमारी कामयाबी के इतने वोट ज्यादा होंगे कि कराची वाली जो लीड अगर हमारा मुखालिफ हामिद खान ग्रुप का कैंडिडेट जीत जाता है तो वो जो बर्तरी है वो सखर और हैदराबाद से हमें मतलब कामयाबी का हमारा इम्कान है तो वो कवर हो जाएगी। लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि फैसला जो है वो लाहौर से आके होगा। लेकिन लाहौर के हवाले से उनकी जो तासुरात हैं, जो ख्यालात हैं, उससे बज़ाहिर ये लगता है कि वो पुरुमीद हैं कि जितनी भी मतलब वोट होंगे पूरे पोलिंग स्टेशन से, एटलीस्ट अगर कोई फर्क भी हुआ तो लाहौर से उन्होंने कहा कि हम जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से हम जीत जाएंगे। दूसरी खबर, अपना अब्बासी साहब को जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से बात हो रही है। ये जजेस की तादाद बढ़ाना अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद क्यों नागुज़ीर है? इमरान, इसकी वजह यह है कि जब आईनी बेंचेस अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे, जो कि मेरे ख्याल में नवंबर का पहला हफ्ता मैं देख रहा हूँ कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का जो मामला है वो सूरत हाल क्लियर हो जाएगी और शायद बेंचेस भी बनना शुरू हो जाएं। तो क्योंकि ये पहले ये थ्योरी पेश की गई कि आईनी कहीं ऐसा तो नहीं, यहाँ पे एक और चीज़ भी शामिल करने अपने जवाब में माजरत के साथ जानजेब अब्बासी को मैंने टोका, आप इनको पसंद भी करते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे बड़ा रेलेवेंट है और आपकी मालूमात के लिए ये सवाल मैं करने जा रहा हूँ। सवाल ये है कि क्या जुडिशल कमीशन का इजलास बुला के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस आपने बनाने हैं, जजेस आपने नॉमिनेट करने हैं, उस इजलास से पहले क्या ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए? जी, इस पर मैं बाद में जवाब दूंगा। क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का कॉन्सेप्ट है ये इसमें कोई वज़न नहीं है, और उसके जवाब में दलील ये दी गई थी कि हो सकता है 800 से 1000 के करीब केसेस जो हैं वो निकले।
जिनमें पहले शुरू में तो 100-200 लोग थे। जी जी जी। लेकिन इस मामले के ऊपर जो मैंने अपने तौर के ऊपर वर्किंग की या कुछ इधर उधर से चेक किया, तो मुझे ये बताया गया कि ये तादाद जो है ये हज़ारों तक हो सकती है। ये जैसे कुछ लोग ये अंदाज़ा ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये तादाद हो सकता है ये 6000 से भी ज़ायद हो जाए। तो ऐसे सूरत हाल में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में जब ये केसेस जाएंगे तो फिर जो आम रूटीन के केसेस हैं वो मुतासिर होंगे। तो उन आम रूटीन के केसेस को कवर अप करने के लिए इन जजेस की तादाद में इजाफा किया जा रहा है ताकि ये मामला आप यहाँ पे कॉल लें, कॉल आपकी इंपॉर्टेंट है, मैं ब्रेक कर लेता हूँ। वो नाज़रीन एक अर्जेंट कॉल थी जो कि जानज़ेब साहब ने लेनी थी। तो जानज़ेब साहब कहाँ पर थे आप? जी, मैं बात कर रहा था जजेस की तादाद में इजाफे के हवाले से। तो इस वक्त काजी फायज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो कुल स्ट्रेंथ है वो उनकी तादाद है 16, जो इस वक्त वर्किंग बशमूल चीफ जस्टिस याही आफरीदी साहब के। सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1997 में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तादाद है टोटल वो 16 होगी और चीफ जस्टिस अलग होंगे, यानी ये 17 है। इस हवाले से एक प्राइवेट बिल के तौर के ऊपर बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने एक बिल पेश किया जो 2 से 3 मरतबा डेफर हुआ। एक मरतबा इसके ऊपर ये ऑब्जेक्शन पीटीआई की जानिब से ज़रूर आयद किया गया। उनका ये कहना था कि ये इसमें पब्लिक एक्सचेकर का जो है वो पैसा इन्वॉल्व है, इसलिए ये प्राइवेट बिल के तौर के ऊपर पेश नहीं हो सकता, ये हुकूमत की तरफ से आना चाहिए। तो अब इतला ये है कि इस मामले पे हुकूमत की जो विद इन दी इत्तेहादी हैं उनके दरमियान कहीं ना कहीं ये मुशावरत हो रही है और कि इस हवाले से हम बिल जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ले आएँ। तो फिर ये 7 नए जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ऐड होंगे और कुल मुस्तकिल जजेस की तादाद जो स्ट्रेंथ है बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये 23 हो जाएगी। 7 भी इस तरीके से ऐड होंगे कि 6 जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी और एक जो काजी फैसल साहब की वैकेंसी खाली है तो उसके ऊपर जो है उस वैकेंसी को फिल किया जाएगा। अब ये बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का जो कयाम है, जो बात हो रही है, तो आपको क्या लग रहा है कब जुडिशल कमीशन का इजलास होगा और ये बेंचेस जो है वो तश्कील पा जाएंगे और कौन कौन से जजेस जो हैं उस बेंच में शामिल हो सकते हैं? देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की अगर हम बात करें तो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ख़त तो लिख दिया गया है और उसमें कहा गया है जी कि आप हमें नाम दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले हमें इस मामले पे एक दफ़ा फिर इसको यूटर्न नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैं पहले भी मेरा ये व्यू था कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट का मामला था उस वक्त जो है वो पीटीआई को इस प्रोसेस में बाइकआउट नहीं करना चाहिए था, वो गलत फैसला था। पीटीआई की खुद जो उनकी अपनी कानूनी टीम थी वो भी ये कह रही थी कि हमें इस प्रोसेस से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन चूँकि एक सियासी फैसला था और फिर मजबूरन उसको माना गया, तो अब पीटीआई ने जुडिशल कमीशन में शमूलियत का जो है वो फैसला किया है और उन्होंने कहा 7 नाम उन्होंने दिए हैं जी। बैरिस्टर गौहर का है, बैरिस्टर अली जफर का है, बैरिस्टर उमर नियाजी का है, उमर अयूब हैं, असद कैसर हैं, लतीफ़ खोसा हैं, अली मोहम्मद खान हैं। लेकिन इस 7 में से 2 नाम इन्होंने देने हैं। क्या ये खुद देंगे या इमरान खान साहब से अप्रूवल लेंगे? अब ये पता नहीं है इमरान खान से अप्रूवल लेंगे या खुद लेंगे। इमरान खान से अप्रूवल ली तो कहीं वो ये ना कहने कि नहीं जी आपने इसका हिस्सा नहीं बनना हो, एक मरतबा फिर सियासी तौर के ऊपर इनको इसका नुकसान हो, जो पहले भी हमने देखा कौमी असम्बली से निकले पॉलिटिकली नुकसान हुआ, फिर उसके बाद जो कबल इस वक्त 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी, उससे भी सियासी तौर के ऊपर पीटीआई को नुकसान हुआ। तो ये बहरहाल उनका एक बैकग्राउंड तो रहा है कि सियासी तौर के ऊपर उनके फैसले जो है वो कुछ दुरुस्त साबित नहीं हुए। तो जुडिशल कमीशन के हवाले से भी मुझे ये लग रहा है कि ये भी जो नवंबर का जो पहला हफ्ता है ना ये बहुत अहम होगा। अच्छा, बहरहाल वो जो आप कह रहे थे ना खान साहब के हवाले से कि उनकी अप्रूवल अगर लेंगे तो बात जो है वो लंबी हो जाएगी और इनकार भी हो सकता है, क्योंकि खान साहब तो ऐसे मामलात में अपना जो रिस्पांस देते हैं या उनका जो जवाब होता है वो तो इनकार वाला ही होता है। लेकिन बहरहाल 7 नाम उन्होंने फाइनल किए हैं और अब तक की बात यही है कि 7 नाम जो हैं सलमान अकरम राजा अडियाला में इमरान खान साहब को दिखाएंगे और इमरान खान साहब इन 2 नामों की, इन 7 में से 2 नामों की मंजूरी देंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं जिन 2 खबरों का मैंने जिक्र किया जानज़ेब अब्बासी साहब आपके लिए सुनने के लिए है। एक खबर तो ये है कि जो काजी फैसल साहब के एक्सटेंशन के हवाले से पूरा एक प्रोपेगेंडा चलता रहा आपके सामने है, ये कैसे प्रोपेगेंडा किया गया, यानी खबरें खुद लगाते रहे और खूब मतलब ये खबरें देते रहे कि काजी फैसल साहब ने जो है वो एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा चला वो ये चला कि काजी फैसल साहब जो हैं वो तौसील लेना चाहते हैं और ये जो तरमीम है या तरमीम के बाद जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनना है या तो 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी या फिर आईनी अदालत के जरिए काजी फैसल को रिटायरमेंट के बाद वहाँ पे नवाज दिया जाएगा। लेकिन मैंने उन दिनों में खबर ये दी थी
जहाँ से अब्बासी साहब के काजी फैसल साहब के करीबी ज़राए से पता चला है कि उन्होंने अपने घर में एक कैलेंडर बना रखा है या एक काउंटर बना रखा है जिसमें 25 अक्टूबर और फिर आगे 26 अक्टूबर की डेट दर्ज है और 26 अक्टूबर पे लिखा है कि आज़ादी का दिन। आज जो चीफ जस्टिस काजी फैसल के जो सेक्रेटरी हैं मुश्ताक अहमद, उन्होंने एक पोस्ट की है सोशल मीडिया पे जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ना सिर्फ काजी फैसल ने बल्कि काजी फैसल के साथ साथ वो खुद भी उन्होंने अपने घर पे एक आज़ादी काउंटर जो है वो मतलब बना रखा था और 405 दिनों के बाद जो 406वां दिन था वो हमारा आज़ादी का दिन होना था, लेकिन ये प्रोपोगंडा किया गया कि काजी फैसल एक्सटेंशन लेंगे और न जाने किस किस अंदाज से किया गया। बल्कि उन्होंने तो अपनी पोस्ट में ये भी लिखा कि जब वो एक्सटेंशन की खबर देने वाले साफी थे उनके साथ जब कमरा अदालत में मेरा टाकरा हुआ तो मैंने उससे कहा यार इस तरह की खबर देने से पहले पूछ तो लिया करो, अब घूम घमा के तुम उसी जगह पे आप पहुंचे हो कि काजी फैसल साहब एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। दूसरी जो खबर है नाज़रीन, जो मैंने 6 जजेस के लेटर की बात की उसका भी साबिक चीफ जस्टिस के साबिक सेक्रेटरी साहब ने जिक्र किया है कि जब वो 6 जजेस का लेटर आया था, हम थोड़ी सी आवाज़ को धीमी कर लेते हैं, कि 6 जजेस का जब लेटर आया था तो हमारे किसी साथी ने ये खबर चलाई थी कि उन 6 जजेस के लेटर पे काजी फैसल के चैम्बर में 5 जज साहबान गए हैं और वो दबाव डाल रहे हैं काजी फैसल पे कि आप इसके ऊपर सो मोटो एक्शन लें। लेकिन उन्होंने इजलास भी बुला लिया और दबाव भी काजी फैसल पे डलवा लिया कि ये सो मोटो के लिए जजेस अब पहुंचे हुए हैं चीफ जस्टिस के चैम्बर में और उस इजलास में काजी फैसल की जो अहलिया हैं सरीना ईसा वो भी मौजूद हैं। आज उसका भी उन्होंने जिक्र किया है साबिक सेक्रेटरी चीफ जस्टिस के मुश्ताक साहब कि जब मैंने इस पोस्ट के ऊपर सोशल मीडिया पे ट्वीट करने पे उस मुतल्लिका रिपोर्टर के साथ रब्ता किया और उससे कहा कि मैं खुद चीफ जस्टिस के चैम्बर में मौजूद हूँ, ऑफिस में मौजूद हूँ, चीफ जस्टिस यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जिन 4-5 जजेस की आप बात कर रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में पहुंचे हुए हैं और दबाव डाल रहे हैं कि सो मोटो लिया जाए 6 जजेस के खत के मामले पे, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उस पर फिर साफ़ी ने ये जवाब दिया जो उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा मुश्ताक साहब ने, कि साफ़ी का जवाब ये था कि फिर कोई गैर रस्मी मुशावरत की होगी। तो मुश्ताक साहब अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि मैंने उस साफ़ी से कहा कि तुमने तो इजलास शुरू करवा दिया है, तुमने तो मुलाकात करा दी है, काजी साहब की बेगम को उस इजलास में बिठा दिया है, अब आप कह रहे हैं कि गैर रस्मी मुशावरत हुई होगी। तो ये इस तरह से उन्होंने बताया मुश्ताक साहब ने दरअसल ट्वीट करके कि किस तरीके से जो है वो सोशल मीडिया पे इस मामले के हवाले से जो है वो फेक न्यूज़ जो है वो फैलाई जाती रही और काजी फैसल की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से झूठा जो है प्रोपेगेंडा किया गया। ये ट्वीट है या मेरे ख्याल में मुझे किसी ने कहा है कि फेसबुक के ऊपर शायद आजकल वो लिख रहे हैं इनकी ये तो फेसबुक पे पोस्ट है ना मुश्ताक साहब की, लेकिन वो जो जिक्र कर रहे हैं वो एक्स के ऊपर की गई ट्वीट है, जो साहब का ट्विटर था जिसको हम एक्स कहते हैं, वो उसका जिक्र कर रहे थे। आप इस पर क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? देखिए, काजी फैसल ईसा साहब के हवाले से मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगा कि एक्सटेंशन को लेके या उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी या टेन्योर पोस्ट के ऊपर बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन वो वक्त ने फिर ये साबित किया कि वो सब कुछ दुरुस्त नहीं था। कुछ जगहों के ऊपर काजी फैसल ईसा साहब ने उसकी वजाहत भी की, लेकिन कहीं ना कहीं इसके ऊपर मैं उस वजाहत को कहा गया कि नाकाबिले कबूल जी, और कहीं ना कहीं इस इशू के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे इस वक्त की हुकूमत के जो वज़रा हैं उनकी जानिब से भी जुडिशल पैकेज के नाम के ऊपर कुछ इस तरह की मीडिया के ऊपर आके कुछ स्टेटमेंट्स दी गई जिसकी वजह से इस पूरे बयानिए को तक़वियत मिली और उससे उस बयानिए को भी तक़वियत मिली और फिर जो काजी फैसल उनको पैगाम भिजवा रहे थे कि मुझे नहीं चाहिए एक्सटेंशन, उसको मेरे लिए कुछ ना करे, वो भी उसको भी छुपा रहे थे, उसको भी उन्होंने बहुत लेट जाके उसको ऑन किया और एक्सपोज किया। जी, और वो सारी बातें फिर बताना शुरू कर दी। मैं बिलखुसूस लॉ मिनिस्टर साहब की बात करूँगा कि उन्होंने पहले किसी स्टेज के ऊपर ये नहीं कहा कि हमारी मुलाकात हुई थी, मंसूर अली शाह साहब भी मौजूद थे, काजी साहब भी मौजूद थे, काजी साहब को बताया गया तो उन्होंने ये कहा जी कि मैं अपनी ज़ात के लिए इस तरह की कोई एक्सटेंशन या फ़ायदा जिससे मुझे फ़ायदा पहुंच रहा हो मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। ये बहुत लेट जाके आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी टीवी के ऊपर बताया। अगर वो बहुत पहले बता देते तो जो कंट्रोवर्सी या जो रूमर्स चल रही थी उनको मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक वो वहीं पर रुक जाती। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जान से अब्बासी साहब का भी, आप देखने वालों का भी। आपसे ज़्यादा चाहते हैं अल्लाह ताला हम सबका हमें नासर और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।